हेलो गाइस। फर्स्ट न्यूज़, अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली शट डाउन। इसका बेसिक देखिए, अफगानिस्तान की जो एम्बेसी थी इंडिया के अंदर उसको शट डाउन किया गया है। ये पहले डिसीजन आ गया था। तो इसका रीज़न अफगानिस्तान ने ये दिया गया है कि हमारे को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इंडिया की वो सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो इंडिया ने बोला है कि वी डजंट रिकॉग्नाइज तालिबान एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया का टांस ये है, वी स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो उन्होंने अभी वो उनकी जो एम्बेसी थी दिल्ली के अंदर उसको शट डाउन किया है कम्प्लीटली, ठीक है। देखते हैं क्या बोला इसके अंदर। द अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली हैज परमानेंटली क्लोज डाउन इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 2023, ठीक है। नवंबर 23 से ये एम्बेसी क्लोज हो जाएगी इंडिया के अंदर। द मिशन announced in the statement on Friday. The embassy blamed both Taliban rulers in the Kabul and the government of India for pursuing its top operation in the country permanently, ठीक है। तो दोनों को उन्होंने ब्लेम किया है कि इंडिया को और तालिबान दोनों को भी इनकी वजह से एम्बेसी बंद हो रही है। द एम्बेसी हैज स्टॉप फंक्शनिंग ऑन सितंबर 30, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सितंबर 30 को इसको वर्किंग स्टॉप कर दी गई थी, फंक्शनिंग इसकी। व्हेन द सिविलियन अफगान डिप्लोमेट एंड द एम्बेसडर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान लेफ्ट इंडिया, तभी इसको बंद किया गया था सितंबर 30 को। द मिशन सेड दैट इट इज नाउ फॉर द इंडियन अथॉरिटीज टू डिसाइड ऑन द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये पूरा अभी इंडिया के हाथ में है, अभी वो कैसे अगले रिलेशंस को लेंगे और वो एम्बेसी चालू करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश का सेंसस टू बिगन ऑन December 9 से द मिनिस्ट्री। पहली चीज तो याद रखिए, स्टेट गवर्नमेंट सेंसस नहीं कर सकती, कास्ट सेंसस नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि सेंसस करने की अथॉरिटी सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो ये कास्ट सर्वे होगा इनका, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी कास्ट सर्वे शुरू करेगा इनका। अभी कौन सा स्टेट है जिसने कास्ट सर्वे कंप्लीट किया है? सही सोच रहे हो आप, बिहार ने कास्ट सर्वे कंप्लीट किया है। तो बिहार की जो पटना हाई कोर्ट है उन्होंने क्या बोला है कि कास्ट सर्वे कैन बी कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये उनका टांस था और उसको अपहोल्ड किया है, ठीक है। तो सर्वे कंडक्ट किया जाता है पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसके लिए सर्वे कंडक्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन कास्ट सेंसस नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट, ठीक है। तो इतना ही इस न्यूज़ के अंदर है। उसके बाद पीएम सेट इन मोशन प्रोसीड फॉर द मदिगा सब कैटेगराइजेशन। इसका बेसिक समझिए, एससी जो शेड्यूल कास्ट है कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, जो कैटेगरीज है जिनके तक अभी तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं पहुंच चुका है, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उनको अभी सब कैटेगराइजेशन, मतलब जो रिजर्वेशन है उनका, अगर उनको 10% रिजर्वेशन होगा तो उनमें का कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन उनको स्पेशली दिया जाएगा। तो इसका मतलब है सब कैटेगराइजेशन होगा और उनको रिजर्वेशन उस कोटे के अंदर का एक कोटा दिया जाएगा उनको, यही बोला है, ठीक है। तो तेलंगाना में जब इलेक्शन के लिए पीएम मोदी गए थे तभी उन्होंने ये वादा किया था, ठीक है। The days ahead of the assembly elections in the Telangana, Prime Minister Narendra Modi on Friday set in motion the process of setting up a committee that will go into the issue of sub-categorization of Madigas community within the scheduled caste, a long pending demand, ठीक है। बस इन्होंने बोला है कि हम कभी कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाई नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने अभी तक किसी चीज का यहाँ पे खुलासा नहीं किया है, ठीक है। नो अदर डिटेल प्रोवाइडेड ऑन द टाइमलाइन ऑफ द सेटिंग अप ऑफ द कमिटी, ठीक है। इसका टाइमलाइन भी नहीं दिया गया है, लेकिन इसको याद रखिए कि ये शेड्यूल कास्ट के अंदर आती है और इनको सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा, इनको अलग से एक कोटा दिया जाएगा एससी के अंदर ही। फॉर ईयर्स द मदिगास कम्युनिटी हैज said that the benefits of the reservation under the scheduled caste category have been cornered by the Mala community with the Madigas being left out, ठीक है। जो माला कम्युनिटी है, ठीक है, ये भी नाम याद रखिए, शेड्यूल कास्ट के अंदर उन्होंने ही बेनिफिट उठाया है रिजर्वेशन का, अभी तक इन तक ये रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं गया है, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। तेलंगाना की कम्युनिटी, इसको याद रखिए इतना। और जो तेलंगाना के अंदर देखिए यहाँ पे, the committee look into the long pending demand of the Madigas community that make up to
50% ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन द तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर 50% यही शेड्यूल कास्ट के अंदर मदिगास कम्युनिटी आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडिटोरियल है, ये थोड़ा स्टैटिक टाइप का एडिटोरियल है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आप जब एडिटोरियल सुनते हो तो इसके पॉइंट्स आप नोट डाउन किया करो। ठीक है, तो स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आर्टिकल है। तो पहले देखिए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2019 के अंदर। द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज अप्रोच फॉर transforming the food and agriculture system to support the sustainable development and safeguard the food security under the climate change। ठीक है, ये एक अप्रोच है ट्रांसफॉर्मिंग द फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सिक्योर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो अंडर द क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होगी और उसको सिक्योर करने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये किया गया है। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अभी देखेंगे आर्टिकल में क्या बोला गया है। ठीक है, इन्होंने बोला 21st सेंचुरी के अंदर ह्यूमन रेस को क्लाइमेट चेंज की वजह से दो ही सबसे बड़े मतलब इशू फेस कर रही है ह्यूमन रेस। तो वो एक तो क्लाइमेट चेंज और सेकंड है फूड सिक्योरिटी। तो ये सबसे बड़े ह्यूमन के लिए अभी इश्यूज है। ठीक, अगर इंडिया के जो सदर्न कंटिनेंट में देखोगे आप, वर्ल्ड के अंदर सॉरी वर्ल्ड के सदर्न कंटिनेंट में देखोगे तो सेवरल डॉट्स आ रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसके बाद एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। उसकी वजह से फार्मर की लाइफ डैमेज हो, मतलब उनको हैम्पर हो रही है उनकी लाइफ। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रही है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, 2050 तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होगा वो 60% बढ़ जाएगा टू फुलफिल द डिमांड। ठीक है, उतना बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको फुलफिल डिमांड करनी है तो 60% अभी का जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर फूड का तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि आपको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक ऑप्शन है। ठीक है, तो इस क्लाइमेट स्मार्ट एक्शन के क्या है, 3 पिलर्स है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं आपको। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये आपको मगअप करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट पिलर क्या है इसका, सस्टेनेबली इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपकी एग्रीकल्चर इनकम और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। अडाप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, इसको आप नहीं रोक पा रहे तो उसको अडाप्ट करेंगे और एक रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे आप उसको फेस करने के लिए। रिड्यूस द ग्रीन हाउस और रिमूव द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन पॉसिबल। तो ये 3 पिलर के ऊपर ये काम करता है और 3 ऑब्जेक्टिव्स है इसके। इसके डायमेंशंस क्या क्या है, वाटर स्मार्ट है, ये वेदर स्मार्ट है, एनर्जी स्मार्ट है, कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस ये इंक्लूड करता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, डील विद द लैंड डिग्रेडेशन एंड इंप्रूव द सॉइल हेल्थ। तो ये इसके डायमेंशन दिए गए इन्होंने। ठीक है, 2010 टू 2039 तक ये बोला गया है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया के अंदर 9% जो क्रॉप यील्ड है वो डिक्लाइन होगी। ठीक है, मतलब अभी की जो क्रॉप प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे वो 9% कम हो जाएगी 2039 तक। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अंदर भी बोला गया है कि देयर शुड बी जीरो हंगर। तो ये भी अटेंड कर सकते हैं अपन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को यूज करके। इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए गए इसको एम्फेसिस करने के लिए वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, तो इंडिया ने इसके लिए नेशनल एडाप्शन फंड फॉर द क्लाइमेट चेंज इसको किया है। नेशनल इनोवेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, बायोटेक किसान, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज एंड फ्यू एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन द फोकसिंग ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसका एग्जांपल दिया है कि अगर आप सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके सॉइल को क्या चाहिए, तो उतने ही आप न्यूट्रिएंट्स उसको दे सकते हो। तो इसको अपन बोलेंगे प्रिसाइजन फार्मिंग। ठीक है, तो ये भी CS से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर आता है। और
CSA जो है इन वैल्यू मिनिमाइजिंग एंड एडजस्टिंग इफेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इज बिकमिंग वाइडली एक्नॉलेज ऑन ग्लोबल स्केल। तो ग्लोबल स्केल पे इसका एक्नॉलेजमेंट बढ़े जा रहा है। इसके लिए अपने को एग्रो फॉरेस्ट्री पे वर्क करना चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? फॉरेस्ट के अंदर कुछ पेड़ पौधे लगा देना, ठीक है। तो उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो कम होगा, ये उन्होंने बोला है। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तो ये सारी चीज़ें आती है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर। जो इंडिया के अंदर जो लैंड है वो मोनोलॉगस, मतलब एक ही क्रॉप, ठीक है, मोनोक्रॉप की कल्टीवेशन होती है। तो उन्होंने बोला है कि आप हेट्रोक्रॉप कल्टीवेशन कीजिए, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप को भी इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज कम होगा और उसका जो अफेक्ट है आपके ऊपर हो रहा है वो भी कम होगा। सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम नहीं होती जाएगी अगर आप हेट्रोक्रॉप्स यूज प्लांट करोगे तो। ये उन्होंने यहाँ पे बोला है, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है वो इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच है, डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज टू हेल्प द क्रॉपलैंड एंड वाइल्ड रीजन को एग्जिस्टेंस, ठीक है। आप अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन करो, इसकी वजह से जो वाइल्ड रीजन के साथ भी आपका को एग्जिस्ट हो सकता है। दिस कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विल हेल्प टू सेफगार्ड द नेटिव प्लांट स्पीसीज एंड कीप द पोलिनेटर पॉपुलेशन स्टेबल, मिटिगेट्स द इफेक्ट ऑफ हैबिटेशन डिग्रेडेशन। तो इसको वो मिटिगेट करेगा। जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, 17% 2018 में एग्रीकल्चर का सेक्टर का इमिशन में ये था, सबसे ज़्यादा नहीं है। तो 17% उसका शेयर था ग्रीन हाउस गैस इमिशन में एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है, इसको याद रखिए। और अगर आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये भी जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको रिड्यूस करने में और बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने में मदद करेगा। और उन्होंने बोला है कि इट विल एनहांस द फार्मलैंड कार्बन स्टोरेज, ठीक है। कार्बन स्टोरेज क्या होता है? कार्बन स्टोरेज का ये मतलब होता है कार्बन को कैप्चर करना, उसको फिर स्टोर करना, तो यही होता है कार्बन स्टोरेज। और जो क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसके अंदर बोला था ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करना है, उसके अंदर भी ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। और तो यही घुमा फिरा के फिर उन्होंने यही बातें बार बार बोली है, ठीक है। बस इतना ही निकलता है। ये गवर्नमेंट की स्कीम याद रखिए आप इसको। तो इसको अपन आंसर में लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इट इज़ वर्किंग ऑन इट, और ये सारी स्कीम इम्प्लीमेंट की है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगर ये होगा तो फार्मर का इनकम वो बढ़ेगा वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। और इसका साइड इफेक्ट भी कम होगा सॉइल के ऊपर अगर आप इस को यूज़ करके CSA को यूज़ करके आप प्रोडक्शन करते हो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, ठीक है। इतना एडिटोरियल के अंदर दिया है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, RTI के अंदर CERT-IN इसको अभी उन्होंने एग्जाम दिया है, मतलब आप इसके ऊपर RTI फाइल नहीं कर सकते। ऐसे 26 अभी इसको पकड़ के 27 हो गए जिसको एग्जाम दिया गया है RTI के अंदर, ठीक है। सेंटर एग्जाम द CERT-IN फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ RTI Act. Union government has added that the Computer Emergency Response Team CERT among the list of organizations that exempt from ambit of the right to information, right to information से इनको निकाल दिया गया है। CERT is national nodal agency for responding to computer security incidents as एंड वेयर दे ऑकर। तो जब भी किसी कंप्यूटर के ऊपर अटैक होता है, साइबर अटैक वगैरह, तो इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ये इसके ऊपर ही रिपोर्ट की जाती है। वन ऑफ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस द सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग द कॉमन सिटीजन। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखिए इसको। देयर आर 26 अदर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट सच एज द इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जाम अंडर द RTI, ठीक है। तो ये सारी 2-3 चीज़ें याद रखिए, IB, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सारी चीज़ों को एग्जाम दिया गया, RTI के अंदर आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। RTI एक्ट इनएक्टेड इन 2005
said the legislation shall not apply to intelligence agency and security organization specified in the schedule second. तो शेड्यूल सेकंड के अंदर जिन जिन एजेंसीज का सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा उसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा, ये इन्होंने पहले ही बोल दिया गया था. Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human right violation shall not be excluded. अगर इसके अंदर भी अगर करप्शन के चार्जेस हो गए या फिर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा तो ये क्लॉज काम नहीं करेगा, ये इन्होंने बोला है. The last time an amendment was made to the second schedule of RTI in 2006. 2016 में ही RTI के सेकंड शेड्यूल को जिसके अंदर एग्जाम्पशन दिया है उसमें अमेंडमेंट की गई थी. When the strategic force command was added to the list of exemption organization. स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स को ऐड किया गया था. टू अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आल्सो एडेड. वन ऑफ देम वाज द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड वाज BRO, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड. ठीक है, इसको भी उन्होंने ये दो ऑर्गेनाइजेशन को 2016 में सेकंड शेड्यूल में ऐड किया गया था. ठीक है, उसके बाद द CRT इन has been probing the major cyber attacks in recent past. It was the first responder to the ransomware attack in November 2023 at the AIIMS, which had crippled the hospital information system and e-hospital system for the several days. ठीक है, एम्स के जो सिस्टम थे उनके ऊपर अटैक हुआ था 23 नवंबर 2022 को. ठीक है, तब यही फर्स्ट रिस्पॉन्स एक्शन उन्होंने दी थी. और वो कौन से सिस्टम को हैक किया था उन्होंने? ई हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डाटा उन्होंने हैक किया था. ठीक है, तो अभी इसको एग्जाम्पशन दिया गया, इतना ही याद रखिए. अभी जयशंकर जी का एक कमेंट आया. ही वॉज एड्रेसिंग द वर्चुअली एड्रेस एट द 6th एडिशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग. तो उसको एड्रेस करते हुए उनका एक स्टेटमेंट है. The trust between India and Australia will help the Indo-Pacific region. ये इन्होंने बोला है. External Affairs Minister Jaishankar on the Friday said it's the trust between the like-minded partners such as India and Australia that is helping in efforts to secure free, open, peaceful and prosperous Indo-Pacific region along with the rule-based international order. ठीक है, Indo-Pacific region को अगर आपको फ्री, ओपन, पीसफुल रखना होगा तो आपको रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एस्टेब्लिश करना होगा, और वो लाइक माइंडेड कंट्री जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, ये इन्होंने बोला है यहाँ पे. ठीक है, कहाँ पे बोला ये याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग के अंदर ये वर्चुअली उन्होंने अटेंड की थी और वहाँ पे उन्होंने ये बोला. जेनेरिक ड्रग्स फॉर द 4 रेयर डिसीज मेड अवेलेबल इन इंडिया. जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं? एक ड्रग होता है जिसका पेटेंट किया जाता है, तो उसका एक फार्मूला होता है. वो कंपनी जो पेटेंट करने वाली कंपनी, जिस कंपनी ने उसको इजाद किया, वो कंपनी उसको 10 या 20 ईयर्स के लिए उसको पेटेंट की जाती है उस ड्रग, उस कंपनी को ही, तो उसकी वैल्यू वो डिटरमाइन करती है. तो जो जेनेरिक ड्रग होती है, जब पेटेंट निकल जाता है तो उसका फार्मूला मार्केट में आता है, तो उसको वो कम दाम के अंदर उसी फार्मूले को यूज करके वो एक ड्रग बनाते, उसी कंपोनेंट्स को यूज करके उसको बोलते हैं जेनेरिक ड्रग्स. तो अभी क्या बोला है, 4 रेयर डिसीज के लिए जेनेरिक ड्रग बनाया गया है इंडिया के अंदर, ये न्यूज है. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज मेड अवेलेबल द जेनेरिक ड्रग टू सपोर्ट द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ 4 एलिमेंट्स. फर्स्ट डिसीज कौन सा है? ट्राइसोसिन मिया टाइप 1, गाउचर्स डिसीज, विल्सन डिसीज एंड ड्रावेट लेनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम. ये 4 डिसीज के नाम है इसके लिए उन्होंने, और ये रेयर डिसीज है, इसके लिए उन्होंने अभी जेनेरिक ड्रग बनाई. रेयर डिसीज क्या होता है? रेयर डिसीज इज अ हेल्थ कंडीशन ऑफ पर्टिकुलरली लो प्रिवेलेंस दैट अफेक्ट द स्मॉल नंबर ऑफ पीपल. तो ये कम लोगों को अफेक्ट करती है, इसलिए उसको रेयर डिसीज बोला जाता है. ठीक है, this means that the cost of these drugs will be slashed between the 60 to 100 times of their current market value. मैंने अभी बोला था वो कम वैल्यू के अंदर ये जेनेरिक ड्रग्स बनाते हैं. The ministry also in the process of making the available drugs for more rare diseases including the pinketonia and hyperammonia ये डिसीज के लिए भी अभी ड्रग बना रहे और फ्यू मंथ्स के अंदर ये बन जाएंगे, ये इन्होंने बोला है.
और रेयर डिसीज के बारे में क्या बोला है, इट इज कलेक्टिवली अफेक्टिंग द 6 to 8% ऑफ पॉपुलेशन इन एनी कंट्री एट एनी गिवन टाइम, सो इंडिया कुड हैव 8.4 करोड़ to 10 करोड़ सच केसेस। ठीक है, रेयर डिसीज का रेशियो क्या बोला है उन्होंने, 8 to 6% लोगों को एनी टाइम अफेक्ट करता है किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन। नियरली 80% ऑफ दिस डिसीजेस आर जेनेटिक इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर सकते हो कि 80% जो रेयर डिसीज होते हैं वो जेनेटिक होती है, मतलब जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं। बस इतना ही इस आर्टिकल के अंदर। उसके बाद हाँ, इजराइल रिलीज 39 पैलेस्टीनियंस वाइल द हमास फ्री 24 हॉस्टेजेस। ठीक है, तो वो डील चालू होगी कल ही, और आज उन्होंने इतने 39 पैलेस्टीनियन को छोड़ा है, और हमास की तरफ से 24 इनको उन्होंने छोड़ा है। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही आज के पेपर में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम के ऊपर स्वैग यूपीएससी ओनली, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।